हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 सोशल साइंस के फर्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स यूजेस के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। देखिए बच्चों, आपको इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो आप लोग को उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से करके ही जाना होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसे ही क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन के सारे वीडियोस क्लास 8 के मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो का भी लिंक दिया गया है, तो आप जाकर के इस चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो एक बार आप लोग जाकर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप कोई बुक खरीदना चाहते हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। आप एनसीईआरटी के किसी भी बुक्स को जाकर के खरीद सकते हैं, सस्ते दामों में आपको वहां से बुक्स मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट कैन मेक व्हाट इज टुडे अ रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल टुमारो। डिस्क्राइब सम एक्शंस दैट प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को कहा गया है ना बच्चों कि आज जो भी चीजें हम लोग रिन्यूएबल देख रहे हैं, आज जो भी संसाधन हम लोग रिन्यूएबल फॉर्म में देख रहे हैं, वो कल नॉन रिन्यूएबल हो जाए। इसके लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार होगी वो आप लोगों को लिखना है। उसके साथ साथ इस चीज को रोकने के लिए कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, वो आने वाले समय में नॉन रिन्यूएबल नहीं बन जाए, तो उस चीज को रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो भी आप लोग को यहाँ पे पूछा गया है। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर, एक्शंस दैट कैन मेक अ रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल टुमारो, यानी कि ऐसे एक्शंस, ऐसे काम जिसके चलते जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो आने वाले समय में नॉन रिन्यूएबल हो सकते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा? देखिए, अभी आप क्लास 8 में बच्चों, तो आपको एसएसटी में थोड़े लंबे लंबे आंसर्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो आंसर्स है ना वो डिटेल में लिखना पड़ेगा। साथ ही आप एक बार ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों को इस चैप्टर में 5 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन उन 5 क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे ना, तो लगभग सारे क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन इंक्लूड करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। इसीलिए आंसर थोड़े लंबे हो सकते हैं। बट आप लोग को ध्यान इस बात का देना है ना कि हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो आप लोग ज्यादा परेशान मत होइएगा। आपके एग्जामिनेशन में ना क्या किया जा सकता है, उन दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। इसीलिए आप लोग जो है समझने पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस आप लोग को समझाऊंगा भी एंड उनका आंसर्स भी आप लोग को इंग्लिश में दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले, ओवर यूज और एक्सेसिव कंजप्शन। देखिए, अगर हम किसी रिसोर्सेज का क्या करेंगे, बहुत ज्यादा यूज करेंगे और बहुत ज्यादा अगर हम उसको कंज्यूम करने लगेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि वो रिसोर्स जल्दी खत्म हो सकता है। देखिए क्या लिखा गया है, यूजिंग अ रिसोर्स फास्टर देन इट कैन बी रिन्यूड। देखिए, जिस रेट से वो रिसोर्स, वो संसाधन वापस आ सकता है, उससे तेजी से अगर हम उसको खत्म करने लगेंगे तो एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा और उसे आने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, कटिंग टू मैनी ट्रीज। देखिए, पेड़ों को उगने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बड़े बड़े पेड़ होने में 25-30 साल लग जाते हैं, लेकिन 25 से 30 साल वाले पेड़ों को भी हम लोग क्या करते हैं, एक झटके में काट सकते हैं। तो ये काम हम लोगों को रोकना पड़ेगा। उसके बाद अगला है पॉल्यूशन। कंटामिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल कैन डैमेज रिन्यूएबल रिसोर्स। देखिए, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। अगर प्रदूषण की बात करें ना हम लोग, तो क्या होता है कि जो हवा है वो प्रदूषित है, वो गंदी है, जो पानी है वो भी गंदी है, उसके साथ साथ अगर हम लोग मिट्टी को भी देखें तो वो बहुत ज़्यादा ही गंदी है। इसके चलते क्या होता है, इसके चलते ये होता है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो अपने आप को वापस से ला नहीं पाते हैं और एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, रिमूविंग फॉरेस्ट विदाउट रिप्लांटिंग कैन टर्न फॉरेस्ट इनटू नॉन रिन्यूएबल। देखिए, फॉरेस्ट को माना जाता है कि वो रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि एक जगह का जंगल जो है, आप लोग पेड़ लगा करके एक लंबे समय तक वेट करते हुए, लगभग 10-20 साल तक वेट करते हुए आप उन पेड़ों को वहाँ पे वापस तो देख सकते हो, लेकिन फिर भी उनको आने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह पे पेड़ों को काटा जा रहा है और उन्हें वापस से प्लांट भी नहीं किया जा रहा, से पेड़ों को लगाया भी नहीं जा रहा है, जिसके चलते फॉरेस्ट जो है ना वो अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में देखे जा सकते हैं। उसके बाद अगला है क्लाइमेट चेंज। चेंजेस इन क्लाइमेटिक पैटर्न्स कैन डिस्टर्ब द नेचुरल साइकिल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स है, जो मौसम है, वो बहुत अलग तरह से बिहेव करने लगता है, जिसके चलते रिन्यूएबल रिसोर्स का जो नेचुरल साइकिल है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, हिल जाता है। अगला देखिए, पुअर मैनेजमेंट, लैक ऑफ प्लानिंग एंड केयरलेस यूज कैन एग्जॉस्ट द रिसोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है पुअर मैनेजमेंट का, कि देखिए, अगर चीज़ों को मैनेज सही तरीके से नहीं किया जाएगा, अगर रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, और अगर हम लोग ऐसा भी कभी कभी कर देखते हैं कि रिसोर्सेज में से और भी बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया जा सकता था, बट उसे वेस्ट के फॉर्म में निकाल दिया जाता है। तो अगर इन सारी चीज़ों को नहीं रोका जाएगा, मैनेजमेंट को सही नहीं किया जाएगा ना, तो हम लोग देखेंगे कि जो रिसोर्सेज, जो संसाधन है, वो आने वाले समय में बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों
ये वाला एक क्वेश्चन आप लोगों का खत्म हुआ। इसका मतलब एक पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आपको एक क्वेश्चन के अंदर जो 2 क्वेश्चन दिए गए थे ना, उसमें से एक पार्ट खत्म हुआ। अब जो अगला पार्ट है, इसमें क्या बोला गया है कि आपको ऐसे एक्शंस बनाने हैं जो कि इस चीज को रोक पाए कि रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल नहीं बने। इस चीज को रोकने के लिए क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, उसके लिए भी आपको उसी क्वेश्चन में ऐड करके दिया गया था। तो हम लोग सबसे पहले क्या क्या ऑप्शंस लिखेंगे, क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे वो देखिए। यूज रिसोर्सेज वाइजली, अवॉइड वेस्टेज एंड यूज ओनली एज मच एज नीडेड। देखिए हम लोग को ना रिसोर्स को अच्छे तरीके से दिमाग से यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज संसाधन अगर हमारे पास है तो हम उसे बहुत ही गंदी तरह से खत्म करते चले जा रहे हैं। नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें जितना फिलहाल जरूरत है हम लोग उसको उतना ही यूज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगला है रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, हेल्प रिड्यूस द प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए अगर हम लोग क्या करें ना, रिसोर्सेज को बार बार रिसाइकल करके यूज करें और उसको फिर से यूज करने की कोशिश करें। देखिए बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो एक बार में खत्म नहीं होते हैं, उनका बहुत सारे यूज आने वाले समय में या फिर 1-2 स्टेप्स और उसको फिल्टर करने के बाद बहुत सारे यूजेज उसके और भी हो सकते हैं। तो उनको वापस से फेंक देना ये बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। अगर हो सके तो उसको हम लोगों को 1-2 बार और अगर यूज किया जा सकता है फिल्टर ये सब करके, तो हमें यूज करना चाहिए। उसके बाद एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू रिप्लेस दोज कट डाउन। देखिए ऐसे पेड़ जो काट दिए गए हैं ना, उनको रोकने के लिए, उनको तो रोका नहीं जा सकता है, वैसे पेड़ों को तो वापस नहीं उगाया जा सकता, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, और पेड़ों को लगा करके वहां पे उस जगह पे पेड़ों को वापस ला सकते हैं। वो जो पेड़ चले गए वो तो चले गए, लेकिन अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो पेड़ों को वापस लाया जा सकता है, लेकिन नए नए बीजों के थ्रू। उसके बाद अगला यूज ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज, शिफ्ट टू सोलर, विंड एंड अदर क्लीन एनर्जी सोर्सेज। देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना कि जो वैकल्पिक साधन है हम लोग को उसका भी रुख करना पड़ेगा। हम लोग को सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, विंड एनर्जी की तरफ, हाइडल एनर्जी की तरफ, हम लोग को उनकी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा और जल्द ही करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज जो है अब बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। अगला क्रिएट अवेयरनेस, एजुकेट पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग रिसोर्सेज। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगा ना कि हम लोग को लोगों को समझाना पड़ेगा, उनके बीच में जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि आप जो रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हो उन रिसोर्सेज को खत्म नहीं करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे बहुत ज्यादा काम के हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो यहाँ पर आकर के बच्चों आपका पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। मैंने दोनों के लिए 5-5 पॉइंट्स लिखे थे कि कैसे उसे रोका जा सकता है, एक वो हो गया, और क्या क्या परेशानियां उसके बारे में मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे थे। देखिए अगर 5 मार्क्स के में आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग को ना 1-1, 2-2 पॉइंट्स हटा करके भी लिख दीजिएगा अगर आप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है नेम 5 इकोसिस्टम फंक्शंस दैट सर्व ह्यूमंस। देखिए आपको ना 5 इकोसिस्टम फंक्शन के बारे में बताना है जो कि मनुष्यों के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं और एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि मनुष्यों को सर्व करते हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 5 इकोसिस्टम फंक्शंस दैट सर्व ह्यूमंस। तो सबसे पहला प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर, फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स क्लियर द एयर एंड फिल्टर वाटर। जो फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं वो हमारे हवा को साफ करते हैं और साथ ही साथ पानी को भी फिल्टर करने का काम करते हैं। उसके बाद पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, बीज, बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेटिंग प्लांट विच इज एसेंशियल फॉर फूड प्रोडक्शन। देखिए खाना का प्रोडक्शन के लिए, फूड के प्रोडक्शन के लिए, फलों को बनने के लिए ना बीज और बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स में पॉलिनेशन का पूरा प्रोसेस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के वो बीजों को गिराते हैं और कभी कभी फर्टिलाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद अगला क्या है, सॉइल फॉर्मेशन एंड फर्टिलिटी, इकोसिस्टम्स मेंटेन हेल्दी सॉइल एंड हेल्दी सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। देखिए इकोसिस्टम जो है, जो पर्यावरण अगर हम लोग बात करें तो ये खुद भी क्या करता है ना, ये अपने से भी कभी कभी अच्छा सॉइल बनाने की कोशिश करता है, अपने अच्छे सॉइल, अपने सॉइल की गुणवत्ता को बढ़ाने की कोशिश करता है। पेड़ गिरते हैं तो पेड़ में जब गिरते हैं तो वो पेड़ जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह डिकम्पोज किया जाता है तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो वापस सॉइल में जाते हैं, जिससे सॉइल का जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद अगला है क्लाइमेट रेगुलेशन, फॉरेस्ट एंड ओशियंस हेल्प इन कंट्रोलिंग टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स। देखिए जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है और जो समुद्र है ना, ये मिलकर के क्या करते हैं, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ रेनफॉल पैटर्न को भी ये कंट्रोल करते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि कभी वो अचानक से बारिश होने लगी, हाँ कभी कभी चक्रवात ये सब आ सकता है, बट लंबे समय से हम लोग ये चीज़ नहीं, लंबे समय तक हम लोग ये चीज़ नहीं देखते हैं। अगला वेस्ट डिकम्पोजिशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन वेस्ट कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन। उसके बाद देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इस इन्वायरमेंट में है वो क्या करते हैं, इस इन्वायरमेंट को साफ रखने की कोशिश करते हैं
और साफ रखते हैं। अगला सवाल क्या है, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल वंस, और वो नॉन रिन्यूएबल से किस प्रकार से अलग है, व्हाट कैन पीपल डू टू इंश्योर दैट रिन्यूएबल रिसोर्स कंटिन्यू टू बी अवेलेबल फॉर आवर यूज एंड दैट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, इस चीज़ को निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना वो आने वाले समय में हमारे लिए भी काम में आए, उसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के भी काम में आए। आपको दो एग्जांपल्स भी देने हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए आप पहले इस बात को समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग को बोले गए हैं, जैसे कि कैसे अलग है, रिन्यूएबल रिसोर्स होते क्या है, और हम लोग उसको कैसे अच्छे तरीके से यूज करके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा सकते हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड ओवर टाइम। देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे संसाधन होते हैं जो कि प्रकृति के तरीके से ही, प्रकृति के द्वारा ही वापस पृथ्वी को दे दिया जाता है या फिर वो वापस आने की क्षमता खुद में रखता है। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो सनलाइट हो गया, विंड हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ये वापस आने की क्षमता खुद में रखते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये जो ऐसे रिसोर्सेज है ना ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से अलग है। किस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट में मैंने लिखा है, रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी यूज अगेन एंड अगेन एज दे रीजनरेट नेचुरली। जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं उन्हें हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं क्योंकि वो फिर से वापस आने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद अगला है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई एंड टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, वंस यूज्ड दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली। एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं ना वो लिमिटेड है सप्लाई में, उनकी मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं है और वो बहुत साल लेते हैं, लगभग 10 लाख साल वो लेते हैं वापस अपने आप को फॉर्म करने में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है ना वो बहुत आसानी से नहीं बनता, 10 लाख साल तो मैंने कम ही बोल दिया, उससे भी ज़्यादा 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख साल उसको बनने में लगते हैं और वो वापस जल्दी आ भी नहीं पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो कोल और पेट्रोलियम का एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। स्टेप्स दैट कैन पीपल टेक टू इंश्योर इट्स अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि आने वाले जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो, इसके लिए लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, यूज देम वाइजली एंड अवॉइड वेस्टेज। देखिए हमें उसे अच्छे से यूज करना है और साथ ही हमें ये इंश्योर करना है कि वो बर्बाद नहीं हो रहे हैं। दूसरा, प्लांट मोर ट्रीज, हमें जितना ज़्यादा हो सके पेड़ों को लगाने की कोशिश करनी है, एफोरेस्टेशन करना है ताकि उससे क्या हो, उससे डिफोरेस्टेशन जो हुआ है उसको रिकवर किया जा सके। अगला तीसरा पॉइंट आ जाएगा, प्रमोट रिसाइकलिंग एंड इको फ्रेंडली हैबिट्स। हम लोग को क्या करना है, रिसोर्सेज को रिसाइकिल करना है और इको फ्रेंडली हैबिट्स का भी पालन करना है। उसके बाद अगला क्या है, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन। हम लोग को क्या करना है, रिसोर्सेज को कंजर्व करके बचा के रखने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी रूल्स हैं उन सभी को फॉलो करना है, उसके लिए जागरूकता फैलाने की कोशिश करनी है। उसके बाद अगला है, 2 एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स के आप 2 एग्जांपल क्या क्या लिख सकते हैं डिटेल में। तो वो देखिए क्या है, सोलर एनर्जी कम्स फ्रॉम सन एंड इट्स एंडलेस। देखिए क्या होता है कि सोलर एनर्जी है, सन से आ रहा है और ये एंडलेस है, मतलब इसका खात्मा जो है उतना आसानी से नहीं हो सकता, ये उतने आसानी से खत्म नहीं होगा, तो ये रिन्यूएबल के अंदर है। उसके बाद फॉरेस्ट, ट्रीज ग्रो बैक इफ यू प्लांट एंड प्रोटेक्ट देम। देखिए फॉरेस्ट भी जो है ना वो रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि अगर हम लोग पेड़ों को लगाएंगे तभी, अगर हम लोग पेड़ों को लगाएंगे नहीं, बचाएंगे नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। और एक समय के बाद हम लोग देखेंगे कि जंगल पे जंगल खत्म हुए जा रहा है और इस पूरे पृथ्वी पे पेड़ बहुत कम बचेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई कल्चरल प्रैक्टिसेस इन योर होम एंड नेबरहुड दैट पॉइंट टू माइंडफुलनेस इन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए आपके घर के आसपास ऐसे कौन कौन से कल्चरल प्रैक्टिसेस किए जाते हैं या फिर ऐसे कामों को किया जाता है जो रिसोर्सेज के अच्छे तरीके से यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, या फिर इस तरफ इशारा करते हैं कि हम लोग रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश करते हैं और उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे लिखना है। देखिए क्या है, आंसर में लिखेंगे कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट शो माइंडफुल in using natural resources। पहला पॉइंट, यूजिंग earthen ponds मटकास टू स्टोर वाटर, सेव्स इलेक्ट्रिसिटी एंड कीप्स वाटर कूल नेचुरली। देखिए क्या कहा गया है कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अपने घर में मटका का यूज़ करते हैं, हम लोग घड़ा का यूज़ करते हैं पानी रखने के लिए। इससे क्या होता है कि पानी ठंडा भी रहता है और हमें फ्रिज में जाकर के पानी नहीं रखना पड़ता है। ऐसा करने से क्या होता है कि बिजली भी बचती है और फिर साथ ही साथ अगर वो बिजली कोयले ये सबसे मान लीजिए मिल करके बन रही है, कोयले ये सब का यूज़ करके बन रही है, तो कहीं ना कहीं वो नेचुरल रिसोर्स कोयला जो है वो भी बच रहा है। उसके साथ साथ इससे क्या होता है कि पानी भी जो है ना वो प्राकृतिक रूप से ही ठंडा रहता है। उसके बाद वर्शिपिंग ट्रीज लाइक पीपल एंड तुलसी। हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं। इससे क्या होता है कि प्लांट्स का जो प्रोटेक्शन है वो होता है, मतलब प्लांट्स की रक्षा होती है और साथ ही साथ प्रकृति की भी रक्षा होती है। अगला जो 3rd पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, यूजिंग क्लोथ्स और जूट बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। देखिए हम लोग बहुत पहले समय से देख रहे हैं कि लोग प्लास्टिक का उतना यूज नहीं करते थे पहले के टाइम पे।
पहले भी प्लास्टिक था, बट आज के टाइम पे प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हो गया है। आज के हर एक चीज़ के लिए लोग प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहले के टाइम पे लोग प्लास्टिक का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए क्या लिखा गया है, रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट एंड प्रमोट इको फ्रेंडली हैबिट्स। पहले के लोग क्या करते थे, या फिर अभी आपके घर के आसपास बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आज भी प्लास्टिक का विरोध करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं जो प्लास्टिक का विरोध करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है ना वो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। हम बाजार जाते हैं, कोई सामान लेते हैं तो प्लास्टिक मांगते हैं, कुछ भी लेते हैं, सब्जी लेते हैं तो प्लास्टिक मांगते हैं। हम लोग अपने घर से थैला लेकर के जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग प्लास्टिक का डिमांड दुकानदार से जरूर करते हैं। उसके बाद फोर्थ क्या है, रीयूजिंग ओल्ड क्लोथ्स एंड कंटेनर्स एट होम, अवॉइड वेस्टेज एंड प्रमोट रीयूज। देखिए क्या बोला गया है कि हम लोग देखते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस का अगर हम लोग बात करें तो पहले के लोग क्या किया करते थे ना कि पुराने कपड़ों को रीयूज किया करते थे। उसके साथ साथ कंटेनर्स ये सबको वो लोग रीयूज किया करते थे, जिससे बर्बादी कम होती थी। उसके साथ साथ रीयूज का जो पूरा प्रोसेस है वो भी प्रमोट होता था। लोग तब तक उस सामान को यूज करते थे जब तक वो खुद जवाब न दे दे कि भाई मुझे छोड़ दे, अब छोड़ दे भाई, हो गया, खत्म हुआ कहानी। तब तक लोग उसको यूज किया करते थे। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स विद नेचुरल डेकोरेशंस लाइक यूजिंग फ्लावर्स, लीव्स एंड इको फ्रेंडली मटेरियल्स। हम लोग देखते हैं कि हमारे घर के आसपास जो है ना बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे मनाए जाते हैं जिसमें नेचुरली चीज़ों को डेकोरेट किया जाता है। नेचुरल चीज़ों से ही पूरा साज सजावट जो है वो किया जाता है, जैसे फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है, पत्तों का यूज़ किया जाता है, और भी कुछ इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर सम कंसिडरेशंस टू कीप इन माइंड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर आवर करंट यूज। देखिए आज के टाइम पे हम लोग जो भी गुड्स को यूज़ कर रहे हैं, जिन भी सामानों को यूज़ कर रहे हैं, तो उनके प्रोडक्शन को लेकर के हमें क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा मात्रा में खत्म नहीं हो, उसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लंबे समय तक यूज़ भी लाए जा सके। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट वो देखिए, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली, रॉ मटेरियल शुड बी यूज विदाउट वेस्टेज। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा ना कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो रॉ मटेरियल्स है उन्हें हमें बिना बर्बाद किए हुए सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद अगला है अवॉइड पॉल्यूशन, द प्रोडक्शन प्रोसेस शुड नॉट हार्म एयर, वाटर और सॉइल। हम लोग को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, गुड्स को बनाया जाता है, उसमें क्या हो, उसमें कभी भी हम लोग ये नहीं देखें कि जो एयर है वो पॉल्यूट हो रहा है, जो सॉइल है वो पॉल्यूट हो रहा है, जो वाटर है वो पॉल्यूट हो रहा है। इन सभी के पॉल्यूशन को भी रोकने के लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा। हम लोग क्या देखते हैं कि जो फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है उसे डायरेक्टली नदी में डंप कर दिया जाता है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को रोकना पड़ेगा। उसके बाद अगला देखिए थर्ड में क्या है, यूज इको फ्रेंडली मेथड्स, मशीन्स एंड टेक्निक्स यूज शुड बी सेफ फॉर द इन्वायरमेंट। देखिए हम लोग को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो मशीन्स और जो टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, इन्वायरमेंट के लिए सेफ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जिन मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, नॉइज पॉल्यूशन ये सब क्रिएट कर रहा है। उसके साथ हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, वो बहुत पुराना हम लोग सामान यूज़ कर रहे हैं, मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है, जिसके चलते प्रोडक्शन प्रोसेस तो अफेक्ट हो ही रहा है, साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट है वो उसमें भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, गुड्स शुड be made in a way that does not harm the ability of future generations to meet their needs। हम लोग को ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा ना कि हम लोग सस्टेनेबली रहते हुए चीज़ों को यूज़ करें। इसका मतलब हम लोग ऐसा नहीं करें कि आज सारे रिसोर्सेज को खत्म कर देते हैं, जो कल आएंगे वो कल देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज को बचा करके रखना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे ना, तो ऐसा नहीं करने की वजह से क्या होगा कि आने वाले जनरेशन को वो रिसोर्सेज मिलेंगे ही नहीं, वो संसाधन उन्हें मिलेंगे ही नहीं, जिसके चलते क्या होगा, उन्हें जीने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ बहुत सारी दिक्कतें हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट को भी हो रही है। अगर पेड़ों को मान लीजिए आज जितनी भी लकड़ी है उसे काट लिया जाए तो क्या हो गया काम, आप लकड़ी काट लिए, आप उसको यूज कर लिए, आप उससे पेपर बना लिए, आप उससे फर्नीचर बना लिए, जितना भी लकड़ी है दुनिया में उसको आपने काट लिया, उससे आपने सारे कामों को कर लिया और आपने पेड़ों को लगाया ही नहीं। अब आने वाले समय में 25-30 साल बाद, 50 साल बाद ये देखा जाएगा कि पेड़ है ही नहीं, भाई पेड़ खत्म हो चुके हैं। तो क्या ये किसी भी तरह से जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बच्चों इसी के साथ ये जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए हैं एंड साथ ही साथ मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझा भी दिए हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एंड हम क्या आंसर लिख रहे हैं। देखिए आप लोगों को रखना नहीं है, आप लोगों को सारे आंसर्स को याद नहीं करना है, बट हाँ जो बेसिक आइडिया है आंसर्स का वो आप लोग जरूर लेकर के जाइएगा एग्जामिनेशन में। जब भी आप जा रहे हो आप लोग अच्छे से एक बार आंसर्स को फिर से पढ़िएगा, कॉपी में नोट डाउन नहीं किए तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और हाँ अगर आप इस चैप्टर को अभी तक नहीं समझे हैं तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं और नीचे एक्सप्लेनेशन वीडियो का भी लिंक दिया गया है, तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिएगा। आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा
होगा, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस और आंसर्स अच्छे से समझाने की कोशिश करे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।